नमस्कार दोस्तों, मैं गीता पंत आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ उत्तर पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हमने पवार वंश के पार्ट 2 को पूरा किया था और आज हम पार्ट 3 को पूरा करेंगे। और परसों की जो वीडियो थी उस पर हमने सहजपाल तक पूरा किया था और आज हम सहजपाल से लेके पूरे पवार वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम गोरखा राजवंश को पढ़ेंगे। तो फिर आज पवार वंश को हम पूरा कर लेते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको गोरखा राजवंश मिलेगा। ठीक है, तो फिर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो फिर कुछ चंद लाइनों से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो वो लाइनें हैं, विकल्प बहुत हैं मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत है मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, पवार वंश में सहजपाल का जो शासनकाल है वो 1548 से लेकर के कहां तक का माना गया है, 1580 तक माना गया है। ठीक है, तो ये पूर्वी राज्य कुमाऊं के कतुरी और चंद जो वंश थे, शासक थे, इनके साथ जो सहजपाल था इसके बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है, शांतिपूर्ण संबंध थे। और इसका कारण क्या था कि चंद शासकों और कतुरी शासकों का क्या होना, आंतरिक व्यवस्था में व्यस्त होना। ठीक है, तो वो अपनी आंतरिक व्यवस्था में व्यस्त थे, जिस कारण से सहजपाल के टाइम पर कोई भी युद्ध नहीं हुए और पूरा जो उसका शासनकाल है वो शांतिपूर्ण तरीके से निकल गया। ठीक है, पश्चिम राज्य टोंस व वस्पा नदी के किनारे स्थित किन्नर प्रदेश व अन्य राज्यों के साथ भी इसके क्या थे, महत्वपूर्ण संबंध थे। ठीक है, किसके साथ, पश्चिमी राज्य टोंस व वस्पा नदी के किनारे बसे किन्नर राज्य और किन्नर प्रदेश और अन्य राज्यों के साथ। ठीक है, उस टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत पे गद्दी पे बैठा हुआ था वो अकबर था, तो अकबर के साथ भी इसके बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन जो अकबर का मनसबदार था, कौन था, हुसैन खां क्या करता था, कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में बहुत आक्रमण किया करता था, लेकिन हालांकि वो कभी उनमें सफल नहीं हो पाया, हमेशा पराजित होता रहा। तो अब इसकी विशेषताएं, सहजपाल की विशेषताएं, तो इसकी विशेषताएं क्या है, ये एक कुशल प्रशासक था, राजनीतिज्ञ था और जनहितैषी था, जन का भला चाहने वाला था। ठीक है, अब जब सहजपाल सत्ता से जाता है तो उसके बाद कौन आता है सत्ता पे, बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह का जो शासनकाल है वो कब से चलेगा, 1581 से लेकर के 1590 तक। ठीक है, तो ये पहला ऐसा शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की और उसके बाद शाह की उपाधि उसकी शासनकाल के बाद परंपरा बन गई थी। ठीक है, इसके बाद परंपरा बन गई थी कि कोई भी जो होगा शाह की उपाधि वो ले सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पे बलभद्र शाह के टाइम पे जो कुमाऊं में था, कुमाऊं में चंद सत्ता में था ना, चंद शासक सत्ता में थे उस टाइम पे। तो फिर उस टाइम पे कुमाऊं में रुद्रचंद वंश का शासक था। ठीक है, और कत्यूरी क्षेत्र में कौन था, सुखालदेव। तो जो सुखालदेव था वो, जो ये बलभद्र शाह है इसका बहुत अच्छा क्या था, मददगार था, सपोर्टर था। ठीक है, तो 1881 में जब आक्रमण होता है, कहाँ होता है, ये जो कुमाऊं का शासक होता है रुद्रचंद्र, ये किस पे, बलभद्र शाह मतलब गढ़वाल राज्य पे क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। तो उस टाइम पर ये जो बलभद्र शाह का सेनापति होता है पुरुषोत्तम पंत जी, ये तो मारे जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही सेना क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है। लेकिन इसका जो मेन जो उनकी विजय होती है किसकी, गढ़वाल राज्य की, जैसे अभी बलभद्र शाह शासन कर रहे हैं, ये जो जीत है, ये जो विजय है, इसका जब सबसे ज्यादा श्रेय किसको जाता है, इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है सुखालदेव को। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि जब ये जीत जाते हैं तो बलभद्र शाह क्या हो जाता है, अपने शासन में इतना लीन हो जाता है या फिर अपने आप में इतना लीन हो जाता है कि वो सुखालदेव को भूल जाता है। लेकिन क्योंकि इस सुखालदेव ने गढ़वाल राज्य के शासक बलभद्र शाह का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, तो इस वजह से क्या कर देता है, उसके कुछ ही टाइम बाद जो रुद्रचंद्र होता है क्या कर देता है, सुखालदेव के राज्य जो कत्यूरी वंश का शासक है उस पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। ठीक है, आक्रमण करने के बाद जो सुखालदेव का शासक होगा या फिर अपना जो सुखालदेव का राज्य होगा उसको मार डालेगा और उसके राज्य को अपने राज्य में, कुमाऊं राज्य में क्या कर देता है, मिला देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह की मृत्यु के बाद
मानसा गद्दी पे आता है। इसका जो शासनकाल है वो 1891 ईस्वी से लेकर के 1611 ईस्वी तक चलेगा। ठीक है, तो मानसा जो होता है, राजा मानसा एक कुशल सेनापति था। ठीक है, कुशल सेनापति था। इसके टाइम पे युद्ध, तिब्बत के टाइम पे बहुत युद्ध हुआ करते थे, तो इसने तिब्बत के बहुत सारे युद्धों का सामना किया था और इसने दापा के शासक को पराजित किया था। दापा के शासकों के द्वारा वहां की जनता को बहुत ज्यादा दुख दिए गए थे और उन्हें बहुत परेशान किया जाता था। तो दापा के शासकों से वहां की जनता को भी क्या किया था, मुक्त किया था। किससे? दुखों से, क्योंकि वो बहुत अत्याचार करते थे उनपे। तो दक्षिण में मानसा राज्य के लिए भी युद्ध करते थे। ठीक है, तो दक्षिण में मानसा जो है वो राज्यों के लिए भी युद्ध किया करते थे ताकि राज्य और अधिक अपना विस्तार कर पाए। अब देखिए, चंद्रवंश का एक शासक होता है लक्ष्मी चंद, वो क्या करते हैं, गढ़वाल राज्य पे बार बार आक्रमण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है खतरवा की। खतरवा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है, ज्यादातर कुमाऊं क्षेत्र में से मनाया जाता है। तो फिर ये क्यों मनाया जाता है, इसका कारण भी अभी आपको पता चलेगा इसी युद्ध के बाद से। ठीक है, तो लक्ष्मी चंद जो है चंद राज्य का शासक है। ठीक है, तो लक्ष्मी चंद क्या करते हैं कि गढ़वाल राज्य पे बार बार आक्रमण करते हैं। ठीक है, और वो हर बार पराजित भी होते हैं। लेकिन जब वो 8वां आक्रमण करते हैं सन 1605 में जो आक्रमण करते हैं, तो उसमें होता है कि वो उसको कोई खास जीत तो मिलती नहीं है, लेकिन इसके 8वें आक्रमण के टाइम पे खूब लूट खसोर होती है और वो क्या करता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा धन एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज की सूचना अल्मोड़ा पर देने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि ऊंची ऊंची चोटियों पर आग की मसाल जलानी शुरू करते हैं, आग जलानी शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर एक चोटी है, तो यहाँ पे इससे थोड़ा जो भी सामने होगी चोटी, उन पर क्या करते हैं लोग, आग जलाना शुरू करते हैं। तो जैसे ये आग जलाते हैं तो फिर अल्मोड़ा के लोग समझ जाते हैं कि हमारा जो शासक है वो जीत गया है, तो इस वजह से वो वहां पे त्योहार मनाना शुरू करते हैं। तो फिर ये खतरवा त्योहार वहां की ये एक पौराणिक कथा है कि ऐसा हुआ था। ये भी जनता के द्वारा ही पता चला था कि ऐसी एक पौराणिक कथा है जिस कारण से खतरवा त्योहार मनाया जाता है। हालांकि ये उतना सत्य इसे माना नहीं जाता, फिर भी खतरवा त्योहार का एक जो मेन रीजन है वो ये भी माना जाता है कि जो पहाड़, जब लक्ष्मीचंद जीतता है तो उसकी खुशी में इसे पहले खबर पहुंचाने के लिए सब लोग पहाड़ियों पे आग जलाते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे आग जलाते हैं, जिससे कि भी अल्मोड़ा तक ऐसे इस खबर को पहुंचाया जाता है। उसके बाद ये जनता को वहां की पता चल जाता है। ठीक है, तो फिर खतरवा जो है वो अश्विन संक्रांति को मनाया जाता है। इसमें एक आदमी का बूता बनाकर जितने भी ग्रामीण लोग होते हैं या फिर गांव में बूढ़े बच्चे जवान जितने लोग होते हैं वो सब जाते हैं, एक जगह एकत्रित होते हैं और उसे जलाते हैं और बहुत सारी चीजें वो लेकर के भी आते हैं। जैसे उस टाइम पे ककड़ी वगैरह अखरोट होते हैं, तो फिर वो उनको भी लेकर के जाते हैं और सब में बांटते हैं। और देखिए, एक इस लोकगीत की कुछ पंक्तियां हैं, मैलो जी मैलो खतरवा, गैड़ा की जीत खतरवा की हार। ठीक है, तो फिर जो गैड़ा होता है वो क्या होता है, कुमाऊं सेना का सेनापति होता है, और जो खतर सिंह होता है वो गढ़वाली सेना का सेनापति होता है, जिसमें गैड़ा सिंह जीत जाता है जो कि कुमाऊं का सेनापति है, और जो ये खतर सिंह है ये हार जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैलो जी मैलो खतरवा, गैड़ा की जीत खतरवा की हार। ठीक है, तो उसके बाद और खतरवा को ही ऋतु परिवर्तन का कारण या फिर द्योतक भी माना गया है। ठीक है, तो इसलिए भी खतरवा त्योहार मनाया जाता है। और मुगलों के साथ भी जो मानसा है उसके क्या थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे। जैसे सहजपाल के टाइम पर सहजपाल के बहुत अच्छे संबंध थे, वैसे ही जो मानसा है इसके भी क्या थे, बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है, इतनी बात आई आप लोगों को समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिए, अब जो श्याम शाह है जो कि 45वां शासक है। ठीक है, तो अब ये गद्दी पे बैठता है। ठीक है, 45। इसका जो उल्लेख है ये हमें जहांगीरनामा में मिलता है। इसका जो शासनकाल है 1611 से लेकर के 31 ईस्वी तक चला है। ठीक है, कहां से, 1611 से लेकर के 31 ईस्वी तक। इसके बाद जो शासक आता है वो आता है महिपत शाह। महिपत शाह के शासनकाल में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि जो महिपत शाह का शासनकाल था वो 1631 से लेकर के 34 ईस्वी तक चला था, और कुछ लोगों का मानना है कि 1624 से लेकर के 31 तक इसका शासनकाल चला था। ये 45 वर्ष में शासक बना था। तो ये अपने शासनकाल का फिर पवार वंश का सबसे ज्यादा उम्र में बनने वाला शासक भी कहलाता है। ठीक है, इसने क्या किया था, डापा पर आक्रमण किया था जो भोट राज्य में पड़ता है। ठीक है, और ये उसमें विजयी भी हुआ था। ठीक है ना,
कालांतर में सेना पराजित होती है तो ये अपने सीमा विस्तार हेतु इसका जो सेना नायक होता है माधव सिंह भंडारी, जो एक अदम्य साहसी व कुशल सेनापति है, को विजिटर आक्रमण हेतु भेजता है, लेकिन सतलज नदी के किनारे क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो माधव सिंह भंडारी के बारे में बात करें तो माधव सिंह भंडारी एक बहुत साहसी व्यक्ति था, जिसने एक चट्टान को खोद करके उस पर मथेला कूल एक नहर बनाई थी, ठीक है। और क्या इसी टाइम पर इसके अपने पुत्र की भी बलि दी थी, तो इसी कारण से उसकी पवाड़ व वीर गाथाएं भी गाई जाती हैं, ठीक है। गढ़वाल में इसकी पवाड़ व वीर गाथाएं भी गाई जाती हैं। तो इसके बाद जो सत्ता में आएगा वो है महिपति शाह। महिपत शाह जो है वो किसका पुत्र होगा, पृथ्वीपत शाह जो होगा वो महिपत शाह का पुत्र होगा, ठीक है। महिपत शाह की पत्नी होती है कर्णावती, ठीक है। तो कर्णावती के संरक्षण में जो पृथ्वीपति शाह है वो क्या आता है, सत्ता में आता है। ये मात्र 7 वर्ष की उम्र में सत्ता को संभालने सत्ता पे आता है और फिर किसके संरक्षण में आता है, रानी कर्णावती के, ठीक है। उस टाइम पे जो मुगल था वो शाहजहां था गद्दी पे बैठा हुआ, तो उसके शासनकाल में होता ये है कि देखिए 1635 में मुगल शाहजहां नवजात खां द्वारा का जो सेनापति होता है नवजात खां, उसके द्वारा दून घाटी पर आक्रमण कर लिया जाता है, ठीक है। तो होता है कि रानी कर्णावती की सूझबूझ से वो लोग बस तो जाते हैं, लेकिन रानी का कर्णावती का जो सेनापति होता है वेग, वो उसके कहने पर या फिर वो कहता है कि इनकी जो नाक है इनको ऐसे मत जाने दीजिए, इनकी जो नाक और कान इनको काट दीजिए। तो उसके कहने पर रानी कर्णावती इन मुगल सेनापतियों के सैनिकों के नाक कान काट देती हैं। तो इस कारण से यहाँ से इसका नाम नाक काटी रानी के नाम से भी क्या हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है कि और इसके बाद जो इसका शाहजहां का जो सेनापति है, जो था जिसने दून पर आक्रमण किया, नवजात खां, तो नवजात खां इसके बाद उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। इसके बाद जो रानी कर्णावती है इसकी तुलना गौड़वारा की रानी दुर्गावती से भी की जाती है, ठीक है। और जो रानी कर्णावती थी इसके द्वारा करणपुर गांव और कैनल रोड का भी निर्माण किया गया था। इसके बाद बात करें तो अब देखिएगा क्या होगा, जो पृथ्वीपति शाह ने मुगल शाहजादा दारसिकोर के पुत्र सुलेमान सिको, ठीक है, सुलेमान सिको को आश्रय दिया था। जब ये इसको आश्रय देता है तो उस टाइम पे जो शासक होता है मुगलों का वो कौन होता है, तब सत्ता पे तब तक औरंगजेब आ जाता है और वो उससे बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और नाराज हो जाता है, ठीक है। तो होता ये है कि पृथ्वीपति शाह का पुत्र होता है मेदिनी शाह, तो मेदिनी शाह क्या कर देता है, जो ये सुलेमान सिको है इसे बिना पृथ्वीपति शाह से पूछे ही उसे दिल्ली को भेज देता है, ठीक है। तो इस कारण से पृथ्वीपति शाह जो मेदिनी शाह है इससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उसे क्या कर देते हैं, राज्य से निकाल देता है, ठीक है। 1665 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये अपनी मृत्यु से पहले अपना जो उसका पौत्र होता है फतेह शाह को गद्दी पर बिठा देते हैं, ठीक है। तो अब सत्ता में कौन आ गया है, फतेह शाह। किसकी, पवार वंश की सत्ता में पृथ्वीपति शाह के बाद कौन आ गया है, उसका जो पौत्र होता है फतेह शाह, वो गद्दी पे आ गया, ठीक है। तो फिर ये बहुत प्रतापी राजा होता है, इसे ये कला प्रेमी है, नाथ पंथ पर इस पे अटूट श्रद्धा, ठीक है। इसके बाद बात करें तो सिरमौर राज्य के पेंटा व वानसार को भी इसने क्या किया था, जीता था, ठीक है। इसके दरबार में 9 रत्न थे, सुरेशानंद वर्थवाल, खेतराम दसमाना, रुद्रीदत्त कमोठी, हरिदत्त नौटियाल, वासवानंद बहुगुणा, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदोला, कीर्तिराम कंठोता, हरिदत्त थपलियाल, ये इसके कहते 9 रत्न थे, ठीक है। और इसी के कहने पर सिख गुरु राम राय भी देहरादून में आए और उन्होंने देहरादून में क्या किया था, गुरुद्वारे का निर्माण किया था, ठीक है। किसके शासनकाल में किया था, फतेह शाह के, ठीक है।
अब देखिएगा, राम राय का उत्तराखंड में, या फिर कहेंगे कि उत्तराखंड में आने का रीजन क्या था, ठीक है। औरंगजेब के पैसे क्या हुआ था, गुरु राम राय श्रीनगर पहुंचे। यहाँ पे कालिंदी नामक स्थान पर वे रहे थे। देहरादून के खुरबुड़ा नामक स्थान पर वे बस गए, जहां गढ़ राजा ने उन्हें खुरबुड़ा, राजपुर, चामास्तरी 3 गांव गुरु मंदिर हेतु दे दिए। देखिएगा, सबसे पहले वो क्या करते हैं, 1665 में श्रीनगर में आएंगे। यहां से कालिंदा नामक स्थान पर जाएंगे, फिर उसके बाद खुरबुड़ा नामक स्थान पर वे बस जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि गढ़ राजा द्वारा, जो वहां का गढ़ राजा होता है उस टाइम पे, उसने क्या किया, खुरबुड़ा, राजपुर और चामास्तरी जो थे, इन 3 जगहों को क्या दे दिया, मंदिर हेतु दे दिया, ठीक है ना। तो अब मंदिर हेतु दे दिया, तो फिर क्या होता है कि, लेकिन होता है कि जितने भी धर्मों के लोग होते हैं वे उनका बहुत आदर करते हैं, ठीक है। तो जो गुरु राम राय होते हैं, खुरबुड़ा में क्या करते हैं, डेरा डालते हैं, ठीक है। खुरबुड़ा में क्या करते हैं, वे डेरा डालते हैं। तो ये डेरा डालने के कारण ही यहाँ का नाम देहरादून कहा गया, और बाद में यही चीज क्या कहलाई, देहरादून के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक है। तो ये कहां से आया, देहरादून से देहरादून का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो फिर अब देखेंगे हम कि इसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह थे, वे व्यवहार से केलूर नरेश भीष्मचंद्र गुरु से नाराज था। जो गुरु गोविंद सिंह का जिस तरह का व्यवहार चल रहा था, उससे क्या होता है कि केलूर नरेश जो भीष्मचंद्र होते हैं, वो उससे क्या चलते हैं, नाराज चलते हैं, ठीक है। तो चलो जो भी हुआ, फिर बाद में हो ही जाता है कि इसी बीच क्या हो जाता है कि जो केलूर का राजा होता है, गुरु, और जो भीष्मचंद्र होता है, इन तीनों के बीच क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, ठीक है। मतभेद के कारण क्या हो जाता है, इनमें युद्ध की स्थिति आ जाती है। तो 1689 में बांगड़ी युद्ध, आनंदपुर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां युद्ध हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा 1699 में ज्ञानचंद्र द्वारा युद्ध कर वांगरागढ़ की लूटपाट की जाती है, जिसमें एक प्रसिद्ध नंदा देवी की जो मूर्ति होती है, वो क्या करते हैं, इसे लूटपाट में लेकर के चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ज्ञानचंद्र द्वारा 1701, 1703, 1707 में दोबारा से आक्रमण और लूटपाट करी जाती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब देखिएगा, 1708 में जगत चंद्र द्वारा आक्रमण किया गया श्रीनगर पे, और श्रीनगर को 1709 में जीत करके एक ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है। लेकिन 1710 में जो फतेह शाह होते हैं, वो क्या कर देते हैं, फतेहपति शाह होते हैं, वो क्या कर देते हैं कि गढ़ राज्य को दोबारा से जीतते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, पुनः अपनी राजधानी, पुनः यहाँ पे क्या कर देता है, अपना राज्य स्थापित कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो इन लोगों के बीच युद्ध चल रहे हैं, चलो इनके बीच तो ठीक है युद्ध चल रहे हैं, लेकिन इसके कारण से क्या हो रहा है, वहां की जो जनता है वो बहुत परेशान है। तो देखिएगा, युद्ध का परिणाम क्या होता है, दोनों क्षेत्रों की सीमावर्ती जनता जल एवं धन दोनों रूपों में आए दिन परेशान रहती थी। तो कहीं पर भी युद्ध होता है तो इसका परिणाम किसे भुगतना पड़ता है, जनता को भुगतना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो नए शासक के रूप में आएंगे वो होंगे आपके उपेंद्र शाह, ठीक है। उपेंद्र शाह सत्ता में आएंगे। जो उपेंद्र शाह होते हैं वे फतेहपति शाह की मृत्यु के तुरंत बाद आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर जब, लेकिन ये क्या होते हैं, जो उपेंद्र शाह होगा 1716 में आएगा, लेकिन ये कुछ ही महीनों के लिए होगा, ठीक है। कुछ ही महीनों के लिए क्या होगा, शासक होगा, ठीक है। फिर बात आएगी प्रदीप शाह की, ठीक है। प्रदीप शाह का जो शासनकाल होगा वो 1716 से लेकर के 72 के बीच में चलेगा, ठीक है। जब ये शासक बना था तो ये भी क्या था, नाबालिग था। तो स्टार्टिंग में जो इसका राज्य संभाला था वो इसकी मां ने ही संभाला था। फिर बाद में दोबारा से जब फिर बालिग हो जाते हैं तो ये राजा बन जाता है, ठीक है। तो फिर इसका जो शासनकाल है वो 1716 से लेकर के 72 तक चलेगा। इसी के टाइम पर प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में, और पानीपत का युद्ध 1761 में, ठीक है। अब देखना, कुमाऊं के साथ संघर्ष। प्रदीप शाह का कुमाऊं के साथ संघर्ष
दीपचंद के कारण से होता है, क्योंकि दीपचंद क्या कर देते हैं, गढ़ के लोहागढ़ और बाधागढ़ पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। लेकिन जो बाद में निर्णायक जो भी युद्ध का परिणाम निकलते हैं उसमें क्या हो जाता है, ये जो प्रदीप शाह होते हैं ये क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है, और इसी के बाद कुछ टाइम बाद कुमाऊं के साथ इसके मैत्रीपूर्ण संबंध बनते हैं। जो इसके खाते प्रदीप शाह के दूत होते हैं श्रीबंधु और लक्ष्मीधर, ये उपहार में इनको जो अपने दूतों को श्रीबंधु और लक्ष्मीधर को उपहार में क्या करते हैं, वहां कुमाऊं का जो उस टाइम पे राजा होता है कल्याण चंद, उसको दान देने के लिए, मतलब उनकी उपहार के रूप में उनके दरबार में भेज देते हैं। और इसी के साथ जो कल्याण चंद होता है बाद में पत्र और उपहार देता है। तो इससे पता चलता है कि पहले भले ही प्रदीप शाह के टाइम पर स्टार्टिंग में कुमाऊं के संग संघर्ष हुआ, लेकिन बाद में उसके संग क्या हुए, मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए थे। ठीक है, इतना है समझ में। फतेह शाह की मृत्यु के बाद जो ललित शाह होते हैं वो सत्ता पे आते हैं, लेकिन फतेह शाह के टाइम पर जो राज्य होता है शांतिपूर्ण व वैभवशाली रहा। ठीक है, तो फिर ललित शाह 1772 से लेकर 80 तक इसका शासनकाल रहा। इसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोहिला, सिख, गुर्जर और राजपूतों के साथ क्या किया, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। ठीक है, क्या बनाए रखे, मैत्रीपूर्ण संबंध। तो इसके बाद क्या होता है कि ललित शाह का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है जयकीर्ति शाह, उसके जो पुत्र होते हैं वो टोटल 4 पुत्र होते हैं। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कि सिरमौर पर आक्रमण 1777 से लेके 89 के बीच में होता है। ठीक है, जिसमें क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। ठीक है, पराजित होने के बाद जो कुमाऊं नरेश दीपचंद होते हैं के मंत्री हर्षदेव जोशी द्वारा किसी ललित शाह को कुमाऊं विजय के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक है, तो कुमाऊं विजय के लिए आमंत्रित किया गया, तो ललित शाह गया और वो कुमाऊं पर विजय भी पा लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, अपना जो उसका द्वितीय पुत्र होता है प्रद्युम्न शाह, उसे कुमाऊं की गद्दी पे बिठा देता है और कुमाऊं को लौटता है। लेकिन जब वो कुमाऊं की ओर लौट रहा होता है तो क्या हो जाता है, उसे मलेरिया से क्या हो जाती है, उसकी मलेरिया से क्या हो जाती है, मृत्यु। ठीक है, देखना कुमाऊं से लौटते हुए जो ललित शाह होता है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ललित शाह के बाद जो उसका ज्येष्ठ पुत्र होता है, बड़ा बेटा होता है जयकीर्ति शाह, वो गढ़वाल की गद्दी पे बैठते हैं। लेकिन जो जयकीर्ति होता है वो अपने छोटे भाई से, जो उसका प्रद्युम्न शाह है उसका छोटा भाई, उससे क्या रखता है, शत्रुता रखता है और कुमाऊं की गद्दी से हटाने के लिए क्या करता रहता है, षड्यंत्र करता रहता है। ठीक है, क्योंकि अभी तो कुमाऊं पे जब विजय होती है तो फिर जो ललित शाह होता है वो किसे भेजते हैं, वो गद्दी पे किसे बिठाता है, वो इसे बिठाता है ना अपने दूसरे पुत्र को प्रद्युम्न शाह को, वो गद्दी पे बिठाता है। लेकिन जो उसका पहला बेटा है जयकीर्ति शाह, वो क्या करते हैं, उससे थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो फिर जिस कारण से वो उसे गद्दी से हटाने के लिए हमेशा क्या करता रहता है, षड्यंत्र करता रहता है। तो क्या होता है कि उसके बाद प्रद्युम्न शाह श्रीनगर पर आक्रमण कर लेता है। ठीक है, तो 3 वर्ष निवास किया किसने, प्रद्युम्न शाह ने श्रीनगर पे। ठीक है, और फिर वो दोबारा से क्या हो जाता है, कुमाऊं लौट जाते हैं। प्रद्युम्न के लौटने के बाद जो जयकीर्ति होता है वो गढ़वाल की सत्ता संभालते हैं। ठीक है, प्रद्युम्न के लौटने के बाद जो जयकीर्ति शाह होता है वो गढ़वाल की सत्ता संभालते हैं। लेकिन उनकी जो आंतरिक कलह के कारण रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग चले गए और वहीं उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, समझ आया इतना। तो अब जो बड़ा भाई है उसका जयकीर्ति शाह प्रद्युम्न शाह का, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, जयकीर्ति शाह की मृत्यु हो जाती है। तो फिर बाद में जो प्रद्युम्न शाह होते हैं वो क्या कर देते हैं, कुमाऊं को छोड़ के कहाँ पे आ जाते हैं, वो गढ़वाल में आ जाते हैं। देखना 1786 में प्रद्युम्न शाह द्वारा गढ़वाल की सत्ता संभाली जाती है और फिर बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो गढ़वाल में कौन आ जाते हैं, प्रद्युम्न शाह आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हो ही जाता है कि 1791 में गोरखाओं द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया जाता है। ठीक है, गोरखा पराजित हो जाते हैं, लेकिन वो दोबारा से आक्रमण ना करें इसलिए प्रद्युम्न शाह
उसको इस बात का डर रहता है कि कहीं वो दोबारा से आक्रमण न कर दे, तो उन लोगों को वचन देता है कि वो क्या करेगा, जो पराजित हुए सैनिक है उन्हें 2500 रुपए देगा। ठीक है, 25,000 रुपए, कितने, 25,000 रुपए। ठीक है, तो फिर होता है कि 1803 में गढ़वाल में एक बहुत बड़ा भूकंप आते हैं। ठीक है, आंतरिक गुटबंदी, राजा पर मंत्रियों का वर्चस्व व गृह युद्ध को देखते हुए फरवरी 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तीदल चतुरिया के साथ गोरखों ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण किया और वहां पे क्या करी, बहुत ज्यादा लूट मार करी। ठीक है, मारकाट करी, बहुत लोगों को मारा गया। कब, 1803 में ना, 1803 में, जिसमें क्या होता है 1803 में ही अमर सिंह थापा ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया, और इसके साथ इसका एक और साथी होता है हस्तीदल चतुरिया। हस्तीदल चतुरिया इनके द्वारा 1803 में ये आते हैं गढ़वाल में और वहां पे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मारकाट करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। प्रद्युम्न शाह क्या होता है, गढ़वाल छोड़ करके मैदान की ओर भाग जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब प्रद्युम्न शाह क्या करेगा, जब वो यहाँ से भाग जाते हैं तो ये सहारनपुर में जाते हैं। ठीक है, वहां पे क्या करते हैं, जो इसके आभूषण और बहुमूल्य सिंहासन होते हैं, इसे क्या करते हैं, इसे बेच देते हैं। किसको, आभूषण और सिंहासन। ठीक है, इसे क्या करते हैं, बेच देते हैं और उसके बाद जो इससे रुपए मिलते हैं उससे क्या करते हैं, एक सेना को इकट्ठा करते हैं और 14 मई 1804 को देहरादून के खुरबुड़ा मैदान में गोरखाओं से इसका क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसमें प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार गढ़वाल और कुमाऊं पर नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया। समझ आया ना। तो किस तरह से प्रद्युम्न शाह की मृत्यु होती है, 14 मई 1804 को। ठीक है, 1804 को एक युद्ध में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो फिर इस तरह से अब यहां से क्या हो गया, पवार वंश हट रहा है, धीरे धीरे पवार वंश का पतन हो